दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खबर नेशनल टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुबोध कुमार। दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, बल्कि उस लड़के की है जिसने जाति के तानों को अपनी ताकत बना दिया, जिसने जेल की काल कोठरी को आंदोलन की यूनिवर्सिटी बना दिया और जिसने सत्ता के सबसे मजबूत दरवाजों पर दस्तक देकर बता दिया कि अब बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता का दावेदार भी है। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसका पिता स्कूल का हेडमास्टर हो, लेकिन फिर भी उसे समाज बराबरी की नजरों से ना देखे। एक लड़का जो स्कूल जाते वक्त अपनी पिता की आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले और उसी दर्द को अपने संघर्ष की ताकत बना ले। आज उसी लड़के का नाम संसद में गूंज रहा है। जी हां दोस्तों, नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस गुस्से की आवाज है जिसे सदियों तक दबाया गया। ये उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसने तय कर लिया कि अब भीख में सम्मान नहीं चाहिए बल्कि हक की हिस्सेदारी चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे सहारनपुर का एक साधारण लड़का उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन गया। कैसे एक समय एबीवीपी से जुड़ा हुआ युवक कट्टर अंबेडकरवादी बन गया। कैसे भीम आर्मी एक संगठन से आंदोलन बन गई और आखिर वो कौन सा राज था जिसने उसे नगीना का सुल्तान बना दिया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के धड़कौली गांव से। तारीख थी 5 दिसंबर 1961। एक दलित परिवार में जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर व्यवस्था की नींव हिला देगा। पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। सोचिए, एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाता था, लेकिन समाज ने उन्हें बराबरी का दर्जा तक नहीं दिया। कहा जाता है कि स्कूल में उन्हें अपना बर्तन अलग रखना पड़ता था, चाय पीनी हो तो अलग गिलास, खाना हो तो अलग प्लेट। छोटा चंद्रशेखर ये सब देखता था। उसकी आंखों में सवाल उठते थे कि अगर पढ़ लिख कर भी इंसान की जाति नहीं बदली तो फिर इस शिक्षा का मतलब क्या। दोस्तों, यहीं से उस लड़के के भीतर विद्रोह जन्म लेने लगा। उसने समझ लिया कि समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है बल्कि मानसिकता है, और जब मानसिकता जहरीली हो जाए तो संघर्ष जरूरी हो जाता है। कॉलेज का समय आया। युवा चंद्रशेखर जोश और ऊर्जा से भरे हुए थे। शुरुआत में वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे। उन्हें लगा कि शायद यही मंच समाज सेवा का रास्ता बनेगा, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार हुए और संगठन की तरफ से चुप्पी दिखाई दी, तब चंद्रशेखर अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ बराबरी की बात नहीं बल्कि राजनीति की सुविधा देखी जाती है। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना शुरू कर दिया। काशीराम साहब के भाषण सुने, फूले और पेरियार के विचारों को समझा। वो समझ गए कि समाज बदलना है तो सिर्फ नौकरी नहीं, आंदोलन चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की। वो आराम से वकील बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट की कुर्सी नहीं बल्कि सड़क का संघर्ष चुना। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज दबा दी जाती है। साल 2015 आया और इसी साल वो घटना हुई जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया। धड़कौली गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था, द ग्रेट चमार ऑफ धड़कौली वेलकम यू। अब सोचिए दोस्तों, ऊंची जातियों के नाम पर सैकड़ों बोर्ड लगे हों तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही दलित समाज ने अपने आत्मसम्मान का बोर्ड लगाया,
तो पूरा सिस्टम हिल गया, विवाद शुरू हो गया, धमकियां दी गई, दबाव बनाया गया, लेकिन चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि अगर अपने नाम पर गर्व करना गुनाह है तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे। यही से जन्म हुआ भीम आर्मी का। विनय रतन सिंह और साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता था। गांव-गांव में पाठशालाएं खोली गई, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और लोगों को संविधान का मतलब समझाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जिस समाज में बराबरी की बात करना ही विद्रोह माना जाए, वहां संघर्ष आसान नहीं होता। मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में हिंसा भड़क गई। महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा और दलितों के विरोध के बीच तनाव बढ़ा और कई दलितों के घर जला दिए गए। माताएं रो रही थीं, बच्चे डर के कांप रहे थे और पुलिस तमाशा देख रही थी। तभी मैदान में उतरा वो युवक जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। सहारनपुर के गांधी मैदान में हजारों लोग जुटे। चंद्रशेखर ने पहली बार इतनी बड़ी हुंकार भरी कि सत्ता की नींद उड़ गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हिंसा हुई और फिर चंद्रशेखर को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। दोस्तों सोचिए, जिसने बच्चों को पढ़ाने के लिए संगठन बनाया उसे अपराधी की तरह पेश किया गया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया गया, एनएसए लगाया गया और 14 महीने जेल में रखा गया। सत्ता को लगा था कि सलाखें उसकी आवाज दबा देंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जेलें शरीर को कैद कर सकती हैं, विचारों को नहीं। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आए तो हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, फूल बरसाए, नारे लगे और पहली बार पूरे देश ने देखा कि एक दलित युवा नेता किस तरह जनता के दिलों में जगह बना चुका है। यहीं से उन्होंने अपने नाम के साथ रावण जोड़ना शुरू किया। उनके मुताबिक इतिहास में रावण को सिर्फ खलनायक बनाकर दिखाया गया, जबकि वो विद्वान भी था और सत्ता के अहंकार के खिलाफ खड़ा भी था। ये नाम एक प्रतीक बन गया, विद्रोह का प्रतीक। लेकिन राजनीति की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। जेल से बाहर आने के बाद उनके अपने ही लोग उनसे दूर होने लगे। कुछ साथियों ने साथ छोड़ दिया, कुछ ने संगठन से दूरी बना ली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रावण खत्म हो गया। लेकिन असली योद्धा वही होता है जो टूट कर भी बिखरता नहीं। चंद्रशेखर ने समझ लिया था कि सड़क की लड़ाई जरूरी है, लेकिन सत्ता की चाबी बिना बदलाव अधूरा है। और फिर 2020 में उन्होंने बनाई आजाद समाज पार्टी काशीराम। लोग हंस रहे थे, टीवी डिबेट में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये सिर्फ भीड़ जुटा सकता है, वोट नहीं। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सबको पता था कि जीत मुश्किल है, हार मिली, जमान जब्त हुई और मीडिया ने हेडलाइन चला दी, रावण का अंत। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट है। जिस इंसान ने बचपन से अपमान झेला वो हार से नहीं टूटता। 2023 में उन पर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, पूरा देश दहल गया, लेकिन मौत भी उनका रास्ता नहीं रोक सकी। वो फिर खड़े हुए और पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े हुए। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। सीट थी नगीना, एक तरफ भाजपा की ताकत, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन। लेकिन नगीना की गलियों में सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, एक ही बंदा काफी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि बहुजन समाज की बेचैनी का विस्फोट था। युवा पहली बार खुद को प्रतिनिधित्व करते हुए देख रहे थे। लोगों को लग रहा था कि संसद में उनकी भाषा बोलने वाला कोई ना कोई जरूर पहुंचेगा। नतीजा आया और राजनीतिक पंडितों के सारे गणित फेल हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, 1,50,000
से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके उन्होंने साबित कर दिया कि बहुजन समाज अब किसी के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने दम पर संसद तक पहुंच सकता है। उस दिन सिर्फ एक सांसद नहीं जीता था, बल्कि वो बच्चा जीता था जिसने अपने पिता को अलग बर्तन में चाय पीते देखा था। वो सपना जीता था जिसे समाज ने असंभव कहा था। आज जब संसद में चंद्रशेखर जय भीम और जय संविधान बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, बल्कि सदियों की पीड़ा और संघर्ष की आवाज गूंजती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग उन्हें उग्र नेता कहते हैं, कुछ उन्हें बहुजन राजनीति का भविष्य मानते हैं, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने उस समाज में आत्मसम्मान की नई चिंगारी पैदा की है, जिसे लंबे समय तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या फिर सिस्टम उन्हें रोकने के लिए नई चाल चलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको बहुजन का बेटा का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज हर गांव, हर गली और हर उस घर तक पहुंचे जहां आज भी लोग बराबरी के सपने देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें बिकती नहीं हैं, यहाँ आवाज गूंजती है। मैं हूं आपका अपना साथी सुबोध कुमार। मिलते हैं अगले धमाकेदार एक ट्विस्ट और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।